दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, बिग थैंक्स कि आपने कल जितने मुबारकबाद के मैसेज भेजे, उससे मेरा हौसला बहुत और बड़ा है आपके साथ आगे जुड़े रहने का, काम करने का, आपके साथ राब्ता बनाए रखना। मैंने किसी लिए कल किसी भी सब्सक्राइबर को या व्यूअर को इंडिविजुअल थैंक्स का मैसेज नहीं भेजा, क्योंकि आज मैं आप सबका एक कलेक्टिव थैंक्स करना चाहता था। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। जो मेरी कम है, आपकी ज़्यादा है। मैं अकेला हूँ, आप हज़ारों में हो। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। तो आज बात करेंगे हम, एक बड़ा अजीबो गरीब करैक्टर था मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। उसका नाम था DK राव। और DK राव कैसे बना वो भी बताऊंगा स्टोरी में। और कुछ ऐसे किस्से उसकी ज़िंदगी के हैं जो बड़े हैरान करने वाले हैं। और उसके बारे में एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि कैट विद 9 लाइव्स, बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, 9 बार वो मरने से बचती है और ज़िंदा रहती है। कुछ इसी किस्म का एक मुहावरा जो है वो DK राव के साथ भी जुड़ा हुआ है, द क्रिमिनल विद 9 लाइव्स। तो इसकी भी 9 जिंदगियां हैं, क्योंकि 3 बार ऐसे हुआ जब वो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया। उसके अलावा 2 किस्से और भी हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, जहाँ पे वो मरने से बाल बाल बचा और आज तक जिंदा है। तो कहते हैं कि 5 बार मौत को धोखा देना, ये एक कोई उसके हाथों की लकीरों का कमाल होगा, या पुलिस वालों की गोलियों पे उसका नाम नहीं लिखा होगा, या उसको कुछ और किस्म की मौत मरनी है जो शायद उसके नसीब में लिखी होगी। खैर, तो बात करते हैं DK राव की। मुंबई में एक एरिया है मटुंगा वो एरिया है जहाँ पे वर्धा राजन मुडलियार का हेडक्वार्टर हुआ करता था। तेली गली में उसको कहते थे। तो तेलंग लेन तेली गली तेलंग लेन, वहाँ पे वर्धा राजन मुडलियार का 75 से 88 तक तकरीबन जो उसका साम्राज्य चला वो मटुंगा से चला। और वहाँ के करीब ही एक इलाके में इस सो कॉल्ड DK राव, असल में इसका नाम था रवि मल्लेश बोरा। इसकी जो फैमिली थी वो कर्नाटका की रहने वाली थी। तो इसका जो बाप था वो अर्ली 50s में, कहीं 50-60s में कर्नाटका छोड़ के मुंबई आ गया। और मटुंगा एरिया में काफ़ी सारे कर्नाटका के लोग रहते हैं। वो एक साउथ इंडियन डोमिनेटेड लोकेलिटी है, जहाँ पे कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला के लोग कुछ कम हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस इलाके में इस साउथ इंडियन स्टेट्स के रहने वाले हैं। कुछ के रेस्टोरेंट्स हैं साउथ इंडियन, जितने मुंबई के जो 3-4 अच्छे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो उसी इलाके में हैं। एक थोड़ा सा दूर रेलवे लाइन के दूसरी तरफ एक कर्नाटका हॉल भी है, जहाँ पे प्लेज वगैरह किए जाते हैं, कम्युनिटी फंक्शंस किए जाते हैं। तो लेकिन जहाँ इस आदमी का जन्म होता है मटुंगा में, वो जो आदमी है रवि मल्लेश बोरा, वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के काम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसकी दोस्ती हो जाती है धारावी से। धारावी दूसरा ऐसा इलाका है मुंबई में जहाँ पे साउथ इंडियंस की गिनती बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोअर रंग ऑफ सोसाइटी के लोग हैं। मैनुअल जॉब करने वाले, लेबरर किस्म के लोग, सफाई मजदूर, कुम्हारवाड़ा, बर्तन बनाना या पापड़ बनाना, कोई इस किस्म की स्मॉल स्केल की कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत है। और वहाँ मतलब जो तुम बोल सकते हैं कि गरीब या लोअर मिडिल क्लास लोग जो है वो धारावी में ज़्यादा रहते थे साउथ इंडिया के, और जो थोड़े से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास थे वो मटुंगा और किंग सर्कल एरिया में ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ मिला के रहते थे। तो ये एक टोपोग्राफी है जिस इलाके में
ये रवि बोरा नाम का बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है। तो उसको धारावी के कुछ लड़के मिलते हैं जो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के टच में थे। उनमें से कुछ लोग वरदाराजन के लिए काम करते थे। धारावी वरदाराजन का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और आपको बता दूं कि धारावी जो है एक ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा स्लम हुआ करता था। जो पॉपुलेशन होती थी, डेंसिटी जो पॉपुलेशन की थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से कहते हैं अगर कोई आदमी की लाश जो है बॉडी या इंजर्ड आदमी को स्ट्रेचर पे डाल के बाहर लेके आना हो तो बहुत मुश्किल होता था। इतनी छोटी तंग गलियाँ थी जहाँ पे एम्बुलेंस तो छोड़ो, स्ट्रेचर भी नहीं जा सकता था। तो उस किस्म के हालात में, उस किस्म के दौर में उन दोस्तों के साथ बड़ा होता है रवि मलेश बोरा। तो जैसे आपने देखा होगा हमेशा जो गरीब घर के लड़के तो छोटे मोटा क्राइम शुरू करते हैं, चाकू छुरेबाजी, आधी रात को किसी अकेले आदमी को लूट लेना, उस ज़माने में उसकी घड़ी उतार लेना या उसकी चेन उतार लेना, पर्स लूट लेना। इसी तरह से करते करते रात को किसी दुकान का ताला तोड़ लेना, उसकी तिजोरी में थोड़ा बहुत पैसा मिला वो लूट लेना। तो जिनको हम छोटे छोटे स्ट्रीट क्राइम्स कहते हैं, पैटी क्राइम्स, तो वो पैटी क्रिमिनल बन जाते हैं लोग छोटे छोटे क्राइम करते। तो वो एक शुरुआत थी डी के राव की, जो उसने वहाँ से शुरू की। तो करते करते, क्योंकि वो एरिया वरदाराजन का था, वरदाराजन के गैंग के लोग काफ़ी बड़े और वेल इस्टेब्लिश थे, जिनमें एंट्री लेनी डी के राव के लिए काफ़ी मुश्किल थी। तो दूसरा अल्टरनेटिव उसके साथ था धारावी के साथ लगते एरिया साइन से चूना भट्टी के साथ घाटकोपर, जो छोटा राजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो 80-81 में जब छोटा राजन भी बड़ा हो रहा था, बड़ा राजन अपने गैंग का लीडर था, तो उसमें भी साउथ इंडियन काफ़ी थे। तो उनके थ्रू डी के राव की जो एंट्री होती है वो छोटा राजन के गैंग में छोटे मोटे लोगों के साथ होती है। होता कुछ ऐसे है कि उसके बाद एक केस में किसी रॉबरी केस में, ये बता दूं कि डी के राव के जो शुरुआती दिन थे उसमें इन्होंने बैंक्स के बाहर निगाह रखनी शुरू की थी। उस एरिया में बैंक्स बहुत है, साइन कोलीवाड़ा एरिया में, बटुंगा में, किंग सर्कल में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक। तो तकरीबन हर बैंक की ब्रांच जो है उस एरिया में है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थी, इतनी लोगों की ज़रूरत थी बैंक का ब्रांच होना। तो वहाँ से लोगों पे निगाह रखते थे कि कौन आदमी रोज़ बैग वगैरह लेके जा रहा है, कौन ज़्यादा पैसे जमा करवाता है। कोई पेट्रोल पंप का मुलाजम अपनी दिन भर की कलेक्शन जमा करवाने जाता था, कोई रेस्टोरेंट का मालिक था उसका मैनेजर पैसा कढ़ाने जमा करवाने जाता था। तो उन पर निगाह रख के लोगों ने उनको लूटना शुरू किया। उसके बाद ये ग्रेजुएट हुए बैंक की वैन लूटने के लिए। तभी नया नया बैंक की वैन चली थी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ने चलाई थी कैश वैन, जिनमें एक बंदूकधारी आदमी हुआ करता था, बॉडीगार्ड किस्म का गार्ड, और बाकी जो वैन थी वो जाली वाली लगा के उसको किया जाता था। जीपीएस का इतना सिस्टम तभी आया नहीं था, तो ताकि जो वैन की मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल रख सके अपने कंट्रोल रूम से। तो इन लोगों ने हालात का फ़ायदा उठाते हुए वो बैंकों की कैश वैन लूटनी शुरू की। तो वो एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बना। तो करते 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 इनमें से एक केस में अरेस्ट होके डी के राव जेल में जाता है, आर्थर रोड जेल में। उसी दौरान छोटा राजन एक केस के सिलसिले में, शायद वो केस मेरा ख्याल जुहू में जॉन परेरा का मर्डर का था, तो उसमें छोटा राजन और इसके साथी भी जेल में थे आर्थर रोड में। वहाँ से उसकी मुलाकात जो है वो थोड़ी बहुत जान पहचान पहले थी, लेकिन जेल में इनकी मुलाकात अच्छी खासी होती है। और वहाँ पे डी के राव जो वेल बिल्ट था, हाइट वेट अच्छी थी, बॉडी अच्छी थी, भारी भरकम आदमी था, डरावनी किस्म की पर्सनैलिटी लगती थी। तो क्राइम में उन दिनों में डरावने लगने वाले लोग, भारी भरकम लोगों की काफ़ी डिमांड हुआ करती थी।
तो छोटा राजन को इस आदमी में पोटेंशियल लगा कि आने वाले दिनों में ये आदमी हमारे काम कर सकता है। तो छोटा राजन ने उसको ऑफ़र किया कि जेल के छूटने के बाद तुम मुझे मिलना तो मैं तुम्हें काम दूंगा। तो वहाँ से इन लोगों के काम शुरू होते हैं। छोटा राजन के कहने पे मर्डर करना, लूटना, एक्सटॉर्शन, मेन काम इसका था एक्सटॉर्शन, जो छोटा राजन के कहने पे किया जाता था। वो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्डर लोगों से, होटल वालों से, ट्रांसपोर्टर से, गराज ओनर से। तो इस किस्म की एक्सटॉर्शन करने का काम छोटा राजन के साथ मिलकर डी.के. राव ने किया। तो करते करते ये हुआ टाइम के 1985-86 तक तकरीबन 20-22 केसेस ऑफ एक्सटॉर्शन, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर ये डी.के. राव के खिलाफ रजिस्टर हो गए। और उसके बाद पता चला कि जो पुलिस के खुफिया तंत्र मंत्र होता है कि एक रॉबरी के या डकैती के चक्कर में डी.के. राव और उसका गैंग नागपाड़ा में किसी को अटैक करने वाला है। तो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में तभी एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, अनिल महाबोले। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद काफ़ी देर वो क्राइम ब्रांच में भी रहे, एमआरए पुलिस स्टेशन में भी सर्विस किया, और बाद में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चली। एक और ऑफिसर थे कोकेल, उनके साथ उनकी कुछ दुश्मनी हुई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी हुई। वो एक और किस्सा था, फिर कभी सुनाऊंगा। पुलिस के अंदर खाते कैसे दुश्मनियाँ पनपती हैं, कैसे एक दूसरे का नुकसान किया जाता है। बट अदरवाइज अनिल महाबोले वॉज अ वेरी गुड ऑफिसर, अच्छा कॉम्पिटेंट ऑफिसर था। मैं बहुत बार मिलता था उनको खबरों लेने के चक्कर में, जब वो क्राइम ब्रांच के फर्स्ट फ्लोर पे जो क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 बैठा करती थी लॉकअप की बिल्डिंग में। थोड़े दिन पहले मैंने आपको लॉकअप का किस्सा सुनाया था, जहाँ एक जो हवलदार था वो अरुण गवली को मारने वाला था। उसी लॉकअप में फर्स्ट फ्लोर पे एक यूनिट 1 का ऑफिस हुआ करता था क्राइम ब्रांच का। वहाँ पे महाबोले में बैठा करते थे, मैं बहुत बार मिला उनको वहाँ। खैर, तो महाबोले और उसकी टीम ने इसको चैलेंज किया, एनकाउंटर हुआ, गोलियां चली, बाकी 3 लोग इंजर्ड हुए, लेकिन लकीली डी.के. राव उस एनकाउंटर से बच गया। एक तो गोली लगी थी इसके पाँव में, लेकिन वो इतनी सीरियस नहीं थी। तो उसके बाद इसको केसेस में जब रिलीज़ हुआ हॉस्पिटल से ठीक होके वापस, तो फिर इनकी वही कार्रवाइयाँ, फिर मर्डर, फिर बैंक लूटना। एक कोई सैन हॉस्पिटल का कोई जो डॉक्टर था, जो कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस भी कहीं करता था, इनको मालूम था उसका कोई बेटी की शादी होने वाली थी, तो पैसा लेके कहीं ज्वेलर के पास जा रहा था, तो उसको लूट लिया। तो वो आदमी थोड़ा वेल कनेक्टेड था, वो भी साउथ इंडियन था। तो वहाँ पे जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे डी. शिवानंदन, उनको अप्रोच किया। उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया कि डी.के. राव को किसी तरह इसको पकड़ा जाए या इसको ठिकाने लगाया जाए। वो इसके 4 साथी और डी.के. राव दादर एरिया में एक जगह पे इनको स्पेशल जो स्क्वाड था, जिसमें जो पुलिस कमिश्नर ने खुद बनाया था, उसमें इसको घेरा गया। और 15-20 मिनट तक वो इनकाउंटर चलता रहा, और पुलिस ने ये समझा कि अल्टीमेटली 5 के 5 लोग मर गए हैं। तो इनको एक पुलिस की वैन में डाल के सबकी बॉडीज उठा के, 5 की, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में सबको डॉक्टर्स के, मेडिकल स्टाफ के हवाले करके, और सब ने चेक किया बॉडीज एट द फर्स्ट इंस्टांस के जो सब के सब मर गए हैं, और ऊपर सफ़ेद कपड़े दे दिए गए, और पुलिस वाले अपना चले गए हॉस्पिटल के पास आगे की कार्रवाई करने के लिए। लोकल पुलिस स्टेशन ने जो FIR वगैरह रजिस्टर करनी थी, जहाँ जो इनकाउंटर का हाल लिखना था, वो टीम ने अभी आना था। इनकाउंटर वाली टीम चली गई अपना काम करके, और जैसे पुलिस वाले चले गए तो अचानक एक सफ़ेद कपड़े के नीचे से एक आदमी उठ के बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ। तो वो आज शख्स था डी.के. राव, जिसको मरा हुआ समझ के पुलिस वाले, और 7 गोलियां लगी थी इसको उस एनकाउंटर में। 7 गोलियां लगने के बाद भी वो आदमी बच गया। लेकिन जब वो उसको मरा हुआ समझा जा रहा था, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जब उनके कपड़ों की तलाशी ली गई, तो उस तलाशी के दौरान देखिए कितना बड़ा
शातिर आदमी होगा डी के राव। अंदाज़ा लगाइए कि उसके कपड़ों की तलाशी हो रही है, वो आदमी अपना सांस रोक के कंट्रोल कर रहा है, जहाँ शायद बेहोश होगा, गोलियां खाने से पहले होश नहीं होगी, ये किसी को पता नहीं। लेकिन उसकी पैंट की पॉकेट से एक आइडेंटिटी कार्ड निकलता है, जो एक बैंक एम्प्लॉई का है, सिक्योरिटी गार्ड बैंक का। उसमें फ़ोटो जो है वो रवि मलेश बोरा की लगी हुई थी, लेकिन उसके नाम था डी के राव का। तो पुलिस वालों ने सोचा कि ये आदमी जो है इसका नाम ही डी के राव है। तो जो हॉस्पिटल की एंट्री में के जो 5 लोगों की लाशें जो पुलिस वाले हवाले करके गए हैं, उनमें से एक का नाम डी के राव है, क्योंकि वो आइडेंटिटी कार्ड इसकी जेब से मिला था। वो किस्सा था कि उस दिन से पुलिस के रिकॉर्ड में और दुनिया के सामने वो रवि मल्लेश बोरा नाम का आदमी डी के राव बन गया, और आज तक उसकी आइडेंटिटी वही चल रही है। वो इसका हॉस्पिटल का किस्सा है। खैर, ये आदमी चादर उठ के बैठ जाता है स्ट्रेचर पे, और फिर इसका इलाज शुरू होता है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो आदमी आप मरा हुआ समझ के छोड़ के गए थे वो तो जिंदा है। तो ये दूसरी बार ऐसे हुआ कि पुलिस एनकाउंटर में डी के राव, जो अभी डी के राव बन चुका था रिकॉर्ड में, तो डी के राव उसमें बच गया। तीसरा एनकाउंटर इसका होता है सांता क्रूज के इलाके में, जहाँ पे एक लेडी ऑफिसर हुआ करती थी मृदुला लाड। उसको बाद में इस इंसिडेंट के बाद उसको लेडी सिंघम भी कहने लग गए थे। तो डी के राव के साथ उसका एक एनकाउंटर होता है, उसकी 3 गोलियों से फिर डी के राव इंजर्ड होता है, लेकिन फिर बच जाता है। उसको मुझे याद है कि लाड को मृदुला लाड को बाद में गैलेंट्री मेडल भी मिला था उस बहादुरी के लिए। तो ये डी के राव के किस्से, और उसके साथ साथ वो जेल में बैठ के छोटा राजन के नाम से, जो 88 में छोटा राजन दुबई चला गया दाऊद के साथ मिलके, तो उसकी गैर हाजिरी में जो छोटा राजन गैंग के, दाऊद गैंग के जो एक्सटॉर्शन के यहाँ कंट्रैक्ट किलिंग के काम डी के राव जेल से बैठ के कंट्रोल करता रहा। तो इसने टोटल मैं आपको बता दूं कि इस अपनी उम्र के 23-24 साल डी के राव ने जेल में ही गुजारे हैं, और जेल में भी ये मर्डर करने से बाज नहीं आया। 2002 का किस्सा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। 2000 में छोटा राजन के ऊपर अटैक होता है बैंकॉक में। उसका खास आदमी ओपी सिंह, वो तभी नासिक जेल में बंद था। उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था किसी चक्कर में, क्योंकि उसकी बम्बई में भी वांटेड था। तो दिल्ली से उसको ट्रांसफ़र वारंट लेके क्राइम ब्रांच लेके बॉम्बे लाई। बाद में उस केस में उसकी जो जुडिशल कस्टडी हुई, उसमें उसको नासिक जेल भेजा गया। तभी डी के राव और उसके साथी आर्थर रोड जेल में बंद थे बम्बई के केस के सिलसिले में। और छोटा राजन को ऐसा लगा कि ओपी सिंह उसको छोड़ के नया गैंग बनाने जा रहा है, जहाँ छोटा राजन की जो कार्रवाइयाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, उनकी खबर पुलिस को दे रहा है। तो छोटा राजन ने डिसाइड किया ओपी सिंह को जेल में मरवाने का। तो बड़ी प्लानिंग से डी के राव और इसके 9-10 साथियों को कोर्ट में एप्लीकेशन दे के बहानेबाजी लगा के आर्थर रोड से ट्रांसफ़र करवा के नासिक जेल भेजा गया। तो ओपी सिंह को कोई शक नहीं हुआ कि ये तो मेरी गैंग के लोग हैं, अच्छा हुआ यहाँ आगे तो मेरी रक्षा भी होगी और मुझे साथ भी मिलेगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्ट। नासिक जेल में जाने के बाद थोड़े दिनों के बाद एक दिन सुबह जब मॉर्निंग रोल कॉल होती है, उसमें जेल के स्टाफ ने देखा कि ओपी सिंह मरा पाया गया। तो सबने सोचा कि शायद वो हार्ट अटैक से मर गया, जहाँ कोई इंजरी का निशान नहीं था बॉडी पे। तो उसकी जब बॉडी, उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, तो पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत तो गला दबाने से हुई है। और फिर इंक्वायरी शुरू हुई। उस इंक्वायरी में पाया गया कि डी के राव ने ही ओपी सिंह का गला दबा के उसकी मौत जेल के अंदर ही की थी। तो एक नया केस डी के राव पे चल पड़ा। तो ये इसके किस्से हैं। मुझे याद है एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। क्राइम ब्रांच में एक सेल था, एंटी एक्सटॉर्शन सेल, उसके साथ CIU था, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट। उसके इंचार्ज हुआ करते थे उस टाइम पे
वो सरदार जी ऑफिसर थे, उनका नाम था प्रकाश सिंह बोपाराय। तो वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर थे। महाराष्ट्र के ही पैदा हुए रहने वाले थे। अहमदनगर से वो जिस एरिया से आए थे, उस एरिया के ऑलरेडी 18-20 ऑफिसर पुलिस में थे, बॉम्बे पुलिस में। तो वहाँ पे एक को देख के, दूसरे को देख के पुलिस में सब लोग भर्ती होने लगे। उनमें एक दलजीत परमार भी था, जिसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो प्रकाश बोपाराय भी क्राइम ब्रांच में एंटी एक्सटॉर्शन सेल का इंचार्ज था। तभी DK राव को एक एक्सटॉर्शन केस में पकड़ा हुआ था और कुछ पैसा लिया था, उसकी रिकवरी करनी थी। तो जैसे ही DK राव को क्राइम ब्रांच के लॉकअप से निकाल के उसके सामने बनी जो बैठी चौल थी, जहाँ पे एंटी एक्सटॉर्शन सेल का ऑफिस था, वहाँ पे लेके जा रहे थे, तो मैंने प्रेस रूम से देख लिया कि ये तो DK राव है। उसको पीछा किया तो मालूम पड़ा वो बोपाराय के कैबिन में गया। बोपाराय वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अच्छे दोस्ती थी हमारी, बहुत पंजाबी भी थे तो उसके लिए भी था, लेकिन अदरवाइज भी हमारे रिलेशन अच्छे थे। तो बोपाराय के पास जाके मैं बैठ गया। उसने मना नहीं किया कि मैं क्यों बैठा हूँ। तो मेरे सामने DK राव की जब इंटरोगेशन शुरू होती है, तो तुमने पैसा लिया, कहाँ रखा, उसकी रिकवरी करनी थी। तो इसने जो बताया हिंदी में, मराठी में, तो वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। तो करते करते इसको एक नंबर, इसको फ़ोन दिया गया DK राव को कि आप जिस आदमी के पास पैसा पड़ा है उसको आप फ़ोन कीजिए और उसको पूछिए कहाँ पे है वो पैसा, हमें रिकवर कर रहा है जो तुमने एक्सटॉर्शन का फलां आदमी से लिया है। तो वो बात करते करते DK राव कन्नड़ में बात करने लग गया। उसको लगा कि शायद कन्नड़ भाषा इन लोगों को नहीं आती है, सरदार जी को। और एक वहाँ शख्स एक और बैठा था जो DK राव को मालूम नहीं था कि वो कर्नाटका का रहने वाला है और क्राइम ब्रांच में नौकरी करता था। हवलदार था जो ऑफिसर था, मुझे याद नहीं, शेट्टी उसका शायद सरनेम था, जो शेट्टी था। खैर, तो पहले ही प्रकाश बोपाराय ने, उसको मालूम था कि ये आदमी कन्नड़ का रहने वाला है और कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा, कन्नड़ में बोलने की कोशिश करेगा जो हमें समझ नहीं आएगी। उसने पहले ही ये कन्नड़ जबान समझने वाला आदमी बुला के रखा था। तो जैसे ही उस आदमी से इसने कन्नड़ में जो बात की, वो सारी बात वो पुलिस वाले समझ गए। और उसके बाद जब रेड मारी गई उस जगह पे, जो उस टेलीफोन को ट्रैप करके कहाँ का एड्रेस निकाला गया, तो वहाँ से कोई 2.5 लाख के करीब उस ज़माने में कैश रिकवर किया गया था, जो एक्सटॉर्शन का DK राव ने लिया था। तो इस किस्म के तो पूरा किस्सा मैंने अपने अखबार में लिखा भी था। और उसके बाद सबसे जो बड़ा ड्रामा DK राव ने किया वो 2016 में किया। 2016 में इसके जो 30-32 केस चलते थे, उनमें से ज़्यादातर केसों में बरी हो के DK राव वापस धारावी आ गया। धारावी आके इसने एक पार्टी की। उस पार्टी में 11-12 पुलिस वाले बुलाए जो सर्विंग पुलिस वाले, तो उनमें एक सीनियर इंस्पेक्टर भी था। तो वो पार्टी दी उनको कि मैं छूट के आ गया हूँ और अब मैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। तो पुलिस वाले पार्टी में आए, वो बात लीक हो गई। DK राव का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन वो 11 में से 9 लोग थे, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ, कुछ उनमें सस्पेंड भी हुए। और उसके बाद वो पुलिस से दुश्मनी शुरू होगी। फिर कुछ दाऊद के लोगों से पंगा ले लिया इसने, D कंपनी से। तो इसको लगा कि अब मेरा बाहर रहना फिर मुश्किल है, तो इसने फिर एक बिल्डर को 50 लाख की फिरौती मांगने की धमकी दी। एंटोपिलिक एरिया है, हमने बहुत बार जिक्र किया है, वहाँ पे SRA प्रोजेक्ट चल रहा था, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का। उसमें जो बिल्डर था उससे 50 लाख मांग लिए। तो बिल्डर की कंप्लेंट पे 2017 में DK राव को फिर अरेस्ट किया गया और उसकी उसमें बेल हो जानी थी क्योंकि अभी पैसे मिले नहीं थे। लेकिन जो शख्स इतना चातुर है, इसने सेशन कोर्ट में अपने ही एक आदमी के साथ, जिसका नाम अनिल पाटिल था, उसके साथ कोर्ट प्रमाइसिस में झगड़ा कर लिया। दोनों ने मारामारी की और मारामारी के चक्कर में अनिल पाटिल भाग के जज के कमरे में गया और बोला, देखो पुलिस के सामने मुझे ये DK राव मारने की कोशिश कर रहा है। तो उस चक्कर में फिर इसकी बेल नहीं हुई, फिर इसको जेल भेज दिया गया। तो ये आदमी, इसको ये लगता था कि बाहर रहूँगा तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाऊँगा या D कंपनी के लोग मार देंगे, तो वो जेल में रहना ही ज़्यादा सेफ समझता है। और आज तक वो जेल काट रहा है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी
उसकी जेल में निकली। तो ये किस्से कहानियाँ थे डी.के. राव के। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके शायद कल परसों मैं आपको दिलीप बुआ का किस्सा सुनाऊंगा। इंतज़ार करते रहिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।